शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला पहुंचे। यहां पर उन्होंने पंचकुला की मनोहर सौगात देते हुए एमडीसी में वित्त भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं इस मौके पर सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में दोपहर 3 बजे पीएडीएमए योजना का शुभारंभ करेंगे। ये योजना एमएसएमई उन्नति के लिए विकास में तेजी लाने के लिए है। तो पंचकुला को मनोहर सौगात सीएम ने किया वित्त भवन का शिलान्यास। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही सांसद रतन लाल कटारिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने पंचकुला को मनोहर सौगात देते हुए एमडीसी में वित्त भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं इस मौके पर सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में दोपहर 3 बजे पीएडीएमए योजना का शुभारंभ करेंगे। ये योजना एमएसएमई उन्नति के लिए विकास में तेजी लाने के लिए है। प्रशासन की तरफ से एस्मा लागू होने के बावजूद भी चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते चंडीगढ़ में बिजली का संकट बना हुआ है, जिसमें कई परेशानियां देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इन सब के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था और आज मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि शहर में बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए आर्मी की मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वेस्टर्न कमान चंडी मंदिर से मदद भी ली है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से भी सहयोग मांगा जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से एस्मा लागू होने के बावजूद भी चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसके चलते चंडीगढ़ में बिजली का संकट बना हुआ है, जिससे कई परेशानियां देखने को मिल रही हैं। वहीं इन सबके बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था और आज इस मामले में सुनवाई होगी, जिसमें बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि शहर में बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए आर्मी की मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर से भी मदद ली है। पंजाब की राजनीति में खालिस्तान को लेकर विवाद गरमाया हुआ है, जिसके चलते बठिंडा में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे में अलगाववादी ताकतों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर गिरफ्तार न किया गया तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। देश की एकता और अखंडता के लिए फ्रंट किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। पंजाब पुलिस के सामने देश विरोधी नारे बेहद शर्मनाक हैं। साथ ही शांडिल्य ने कहा कि खालिस्तान की मांग करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तिहाड़ जेल में भेजा जाए। तो वहीं प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी जिला चुनाव अधिकारियों ने तैयारी करने के आदेश दे दिए हैं। 24 अप्रैल को प्रदेश की 51 नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं।
वहीं आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि 5 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के हिसाब से ये चुनाव करवाए जाएंगे और इसी के साथ चुनाव ईवीएम मशीन से होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि ईवीएम को किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता है। चुनाव के बाद ये पूरी सुरक्षा में रहती है, तो इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आगे है, बजट की कोई दिक्कत तो नहीं है, बजट की जो भी आपके इसके बारे में मोटा मोटी विभाग की भी और कमीशन की भी तैयारी पूरी है, लेकिन 4-5 रिट पिटिशंस हैं। आपको पता है, एक तो विमेन रिजर्वेशन को लेके है, एक एससी रिजर्वेशन को लेके, एक बीसी रिजर्वेशन को लेके है, इन्हीं मुद्दों पे। तो वो अब 21 मार्च उसकी सुनवाई की डेट है। तो जैसे ही हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलती है तो हम उनका चुनाव की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। चूँकि चुनाव तो चूँकि नंबर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें मल्टीपल वोटिंग होती है, क्योंकि 8 से 10 तक पंच होते हैं हर एक पंचायत में, तो वहाँ ईवीएम का संभव नहीं है। वो तो बैलेट बॉक्सेस के थ्रू ही होगा। बाकी जिला परिषद का चुनाव है, पंचायत समिति के चेयरमैन का चुनाव है, वो ईवीएम के थ्रू होगा। पंचायत समिति के वार्ड का चुनाव हम ईवीएम से करवाएं या बैलेट बॉक्स से करवाएं, ईवीएम्स की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करेगा। ये डिपेंड करेगा कि चारों चीज़ों का एक साथ चुनाव होता है या अलग अलग होता है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तय है कि जिला परिषद वार्ड का, जिला परिषद चेयरमैन का और पंचायत समिति के चेयरमैन का वो ईवीएम के मार्फत ही होगा। म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव। वहीं गुरुग्राम में अवैध निजी अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध निजी अस्पताल पर छापेमारी की। आपको बता दें कि अवैध अस्पताल की अगर हम बात करें तो अवैध अस्पताल फालिजवास में पंचगांव तावरू रोड पर बालाजी अस्पताल के नाम से चल रहा था। बिना लाइसेंस के बालाजी निजी अस्पताल चलाया जा रहा था। अवैध अस्पताल में इलाज 24 घंटे होता था। तो गुरुग्राम में अवैध निजी अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध निजी अस्पताल पर छापेमारी की। अवैध अस्पताल यहाँ पर फालिजवास में पंचगांव तावड़ू रोड पर बालाजी अस्पताल के नाम से चल रहा था। बिना लाइसेंस के ये अस्पताल चल रहा था। अवैध अस्पताल में इलाज 24 घंटे होता था। फिलहाल इस पर कार्रवाई की गई है। सीएम फ्लाइंग टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर अवैध निजी अस्पताल पर छापेमारी की गई। बिना लाइसेंस के ये अस्पताल चल रहा था। करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ ड्रग कंट्रोल और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिक पर छापेमारी की। टीमों ने झोला छाप डॉक्टर के अवैध क्लिनिक में छापेमारी की। छापे के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, सीरिंज और इंजेक्शन बरामद किए गए। ड्रग्स कंट्रोल विभाग के अधिकारियों ने क्लिनिक से मिली दवाइयों को सील कर दिया है। वहीं यहां से बरामद दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। क्लिनिक संचालक के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीएमओ साहब ने एक कमेटी गठित की थी, जिसमें मेरा नाम भी था, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कुलपुरा, और उसके अलावा डीसीओ भी है और हमारे डिप्टी सिविल सर्जन करनाल से हैं। सीएम फ्लाइंग से हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि रेड करनी है, उसके लिए मुझे यहाँ मधुबन बुलाया गया। तो यहाँ हमने देखा कि एक इलीगल क्लिनिक चल रहा है, जिसमें एक पेशेंट भी एडमिटेड है। तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए इसको हमने सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। इसको वहाँ इन्वेस्टिगेट करवा के एक एडमिट करवा देंगे और जो भी कार्रवाई सूचना थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जो है सिविल सर्जन करनाल द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश, एसएमओ और मुझे शामिल किया। मेरे द्वारा जो है सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी गई, जिस पर हमारे जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं श्री मनमोहन तनेजा, तो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, उनके आदेशानुसार जो है मैंने टीम को ज्वाइन किया। और यहाँ पर कौशल क्लिनिक नाम से जो है क्लिनिक है, मधुबन में चलाया जा रहा है। जोगिंदर जो कि निवासी है, आसपास के एरिया का मधुबन का ही है,
वो यहाँ पर जो है अवैध रूप से क्लिनिक चलाता पाया गया। काफी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे एलोपैथिक दवाइयाँ मिली हैं। उसके पास ना तो इनको रखने के लिए एलोपैथिक दवाइयों में प्रैक्टिस करने के लिए कोई डिग्री है और ना ही इनका कोई सेल परचेज रिकॉर्ड। वहीं गोला चीका के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिगढ़ किंगन में यहां पर जीवन कौशल विकास और फन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 छात्राओं ने भाग लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान प्राध्यापक राजा सिंह झिंझर ने छात्राओं को स्वच्छता और उचित खान पान का मूल मंत्र दिया। वहीं छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, स्वच्छता और उचित खान पान अच्छे स्वास्थ्य की रीढ़ है। खाने की थाली से गायब होती पौष्टिकता और उचित खान पान की सादगी युवाओं और विद्यार्थियों में चिंता का विषय है। स्वस्थ विद्यार्थी कल के स्वास्थ्य समाज का आधार है। और इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मगन लाल ने आयोजित कैंप की गतिविधियों की भरपूर सराहना की। तो जीवन कौशल विकास शिविर का आयोजन हुआ। छात्राओं को दिया गया स्वच्छता का मूल मंत्र, उचित खान पान अच्छे स्वास्थ्य की रीढ़ होती है। प्रधानाचार्य ने इस कार्यक्रम की सराहना की। तो वहीं नांगल चौधरी में सीआरपीएफ का जवान मां भारती की गोद में विलीन हो गया। आपको बता दें कि एसआई धर्मेंद्र 2013 से सीआरपीएफ से सेवा दे रहे थे सीआरपीएफ में, और लंबी बीमारी के चलते ऑन ड्यूटी में एसआई धर्मेंद्र का देहांत हो गया, जिसका राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव ढाड़ी बाड़िया वाली नांगल चौधरी के वार्ड नंबर 13 में किया गया। सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं सीआरपीएफ के अफसर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये हमारे एसआई धर्मेंद्र कुमार बहुत बढ़िया एसआई थे। तो पहले कोबरा बटालियन में रहे हुए हैं, अच्छे कमांडो थे, लेकिन किसी कारण से बीमार हो गए थे, जिस कारण आज इनका मृत्यु हो गया। और अभी 3 साल से ग्रुप सेंटर झाड़दा कला नई दिल्ली में तैनात है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको। रुक करेंगे खबरों का। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 471 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत हुई है और 749 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.63% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 79 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 31, यमुनानगर में 17, झज्जर में 49, पलवल में 46 और रेवाड़ी में 7 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना की रफ्तार जो है अब वो धीमी होती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 4 संक्रमितों की मौत हुई है। प्रदेश का ताजा आंकड़ा आपके सामने, कोविड से 749 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं आपको बता दें कोरोना का रिकवरी रेट 98.63% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 179, फरीदाबाद में 31 नए केस मिले हैं, यमुनानगर में 17, झज्जर में 49 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। और पलवल की अगर बात करें, यहां पर 46, रेवाड़ी में 7 नए मामले सामने आए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे अब धीमी होती नजर आ रही है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट को लेकर बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस दौरान बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्राथमिकताओं पर आने वाले बजट में जोर दिया जाएगा, ताकि
हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। और मुख्यमंत्री इन दिनों सभी विभागों के साथ बजट से पहले चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग और एनएचएम, साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना के संचालन से संबंधित अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हस्तियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। तो सीएम मनोहर लाल बजट से पहले हर विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि खास तौर पर यहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम समस्याओं और उनके मुद्दों पर सीएम मनोहर लाल ने बातचीत की, चर्चा की। सीएम ने प्री बजट पर बैठक की। हेल्थ विभाग के साथ बजट पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है, इसको लेकर भी फिलहाल चर्चा की गई, समीक्षा की गई। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने ये प्री बजट बैठक रखी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष तैयारियों में जुटा हुआ है। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल प्री बजट पर बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, बुढ़ापा पेंशन, अवैध माइनिंग जैसे मामले उठ सकते हैं। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार रूल ऑफ लॉ की जगह रूलिंग बाय लॉ अनलॉफुल लॉ बनाने का काम कर रही है। 25 साल के डोमिसाइल को 5 साल का कर दिया। हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने की बात करते हैं, जो प्रदेशवासियों को भटकाने की एक कोशिश है। रूल ऑफ लॉ की जगह जो है इट इज रूलिंग बाय लॉ। बाय इनेक्टिंग अनलॉफुल लॉ, अपने पॉलिटिकल एंड्स मिलने के लिए अनलॉफुल लॉ बनाने के लिए करते हैं। जैसे जो रिसेंट उसमें जो इन्होंने 15 साल का डोमिसाइल को 5 साल कर दिया सर्टिफिकेट रेजिडेंस के लिए, और जब ये किया द गार्ब ऑफ हम 75% देंगे उसके गार्ब में किया, तो मौजूदा सरकार की सारी नीतियां जो हैं वो बहकावे, बहलावे, बरगलाने, बांटने की नीति रहे, इनकी भटकाने की नीति। वहीं उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट में विकास शुल्क चार्ज कलेक्टर रेट का 5% करने का सरकार का फैसला गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे समय में चार्ज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से था। अर्बन डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट चार्जेस का एक किस्म से ऐसा झटका दिया गरीब आदमी को कि 5% कलेक्टर रेट का डेवलपमेंट जो चार्जेस लगेगा या ट्रांसफर चार्जेस लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया ये, गरीब आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं, जो कि कुल 100 हमारे समय में था 120 रुपए शायद, निकाल लेते ना, और वो भी फरीदाबाद गुड़गांव में, बाकी में तो 50 रुपए था, और इन्होंने सबका कलेक्टरेट का 5% कर दिया।
उधर बजट से पहले हरियाणा सरकार सभी वर्गों के सुझाव ले रही है। आज हेल्थ विभाग के साथ चर्चा की, वहीं इससे पहले भी मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों के साथ प्री बजट चर्चा कर चुके हैं। तो बजट सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। जहां सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाने की बात है, तो वहीं विपक्ष सरकार को तमाम मुद्दों पर सदन में घेरने की रणनीति बना रहा है, जिससे बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला में 7 सरोकारों के साथ बैठक की। इस बैठक में जहां एक और ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट सत्र और विधानसभा को पेपरलेस बनाने को लेकर जानकारी दी, तो वहीं पंचकूला को साफ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए भी संकल्प लिया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकूला के PWD रेस्ट हाउस में 7 सरोकारों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पार्षदों के साथ चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 2 मार्च को शुरू होने वाले बजट सत्र में इस बार 8 से 10 दिन का रिसर्च पीरियड भी रहेगा, जिसमें विधायक जो बजट प्रस्तुत होगा उस पर चर्चा करेंगे और जो जरूरी होगा उस पर मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी है, वह परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और उसके लिए विधायकों की तरफ से विभिन्न प्रश्न जो हैं वो आए हुए हैं, कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, तो उनके ऊपर आने वाले सत्र के अंदर गंभीरता से हम विचार करेंगे। हरियाणा प्रदेश में पहली बार 8 दिन का या 10 दिन का रिसेस पीरियड रहेगा और उसके पश्चात अगर यदि आवश्यक होगा तो मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं बजट के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा को पेपरलेस बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ट्रेनिंग की शुरुआत की है, जिसमें सभी विधायक, अधिकारी और कर्मचारी हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जा सके। पेपरलेस विधानसभा की ओर हमने काफी हम आगे बढ़े हैं। उसके लिए जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसका उद्घाटन हमने 1 हफ्ता पहले किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से जो अधिकारी उन्होंने ट्रेनिंग की शुरुआत की है और वहाँ पर हमारे जो सभी विधायक हैं या अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जाए। पंचकूला में 7 सरोकारों के साथ बैठक के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए संकल्प भी लिया। प्लास्टिक मुक्त, पॉल्यूशन मुक्त, अतिक्रमण मुक्त, ड्रग फ्री, स्ट्रे ड्रग फ्री, स्ट्रे कैटल फ्री। मैं सभी पंचकूला वासियों से ये अपील करता हूं कि इन 7 कंसर्न्स को पूरा करने के लिए, 7 सरोकारों के समाधान के लिए अपना सहयोग दें। पंचकूला के PWD रेस्ट हाउस में कई विभागों के साथ बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जहां एक और बजट सत्र को लेकर जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर पंचकूला को साफ और सुंदर बनाने के लिए संकल्प भी लिया। पंचकूला से हर खबर के लिए संवाददाता तारा ठाकुर की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।